हाय फ्रेंड्स, मैं दीपिका चारण स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल पर जिसका नाम है दीपिका चारण। आप लोग रीड के लिए अगर आप लोग सच में पैशनेट हैं तो आप सर्च कर सकते हैं दीपिका चारण नेम से और आपको यहाँ हिंदी और जनरल साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, जैसे ही हमारा हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है हम लोग जनरल साइंस पे आएंगे। जनरल साइंस पे हम लोग फिजिक्स के वीडियोज सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ओके, देन हम लोग कल जो हम वीडियो कर रहे थे हिंदी का, उसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया था क्रिया पे। ठीक है, अब हम लोग सबसे एक छोटा वीडियो में देखते हैं कि एकर्मक और सकर्मक को पहचानना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मेनली अगर ऊपर ऊपर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग को किस तरीके से करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब समझ में आया। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सकर्मक क्रिया और एकर्मक क्रिया को पहचानिए। मतलब इन दोनों में से आप लोग छांटिए कि कौन सी सकर्मक है कौन सी एकर्मक है। ठीक है, तो हम लोग इस पे आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन बनता है कि राम जयपुर जाएगा, या फिर किसी भी जगह का नाम हो। मतलब राम जयपुर जाएगा, भैया राम यहाँ जा रहा है, ये यहाँ कर रहा है, राम राजसमंद जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अगर हम लोग हमेशा क्या करते हैं फिर कि बीच वाली चीज को हम कर्म के रूप में छांट देते हैं और क्या बोलेंगे इसके लिए, हम बोल देंगे कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। परंतु नहीं दोस्तों, ये नहीं है। हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि स्थान कभी भी कर्म नहीं माना जाता। कोई भी स्थान का नाम अगर दिया हुआ हो वो कर्म कभी भी नहीं होगा। तो इसमें क्रिया छांटिए। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्रिया छांटिए। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है कि स्थान विशेष का नाम, स्थान का नाम आया है उस कारण से ये एकर्मक हुई है। ठीक है, तो कोई भी स्थान का नाम आए उसे हम लोग एकर्मक क्रिया ही मानेंगे। स्थान को हम कर्म के रूप में नहीं जज करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग देखो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्रिया छांटिए। अब इसमें क्या छांटना है भैया, कौन सी क्रिया है। अलग अलग सारी क्रियाओं को लिखना है हम लोगों को। तो राम लिखता है, यहां पे आप लोग छांटिए एकर्मक क्रिया को। एकर्मक क्रिया को छांटना है। एकर्मक है या निम्न में से कौन सी क्रिया एकर्मक है। अब देखो, राम लिखता है, राम खाता है, राम पढ़ता है और राम रोता है। अगर हम लोग देखें कि जैसे हम लोग हमेशा देखते थे कि कर्म में क्या होता है, कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा शब्द आएगा और हम लोग आराम से छांट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आजकल एग्जाम्स में क्या होता है, बिल्कुल बराबर बराबर शब्द दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे जो भी सकर्मक है उनमें भी वही 3 शब्द यूज करे गए हैं और कोई एकर्मक है जिसमें जिस भी वाक्य में इनमें से कोई सा एकर्मक है उसमें भी वही 3 शब्द हैं। ठीक है, तो हम लोग जो एक्स्ट्रा शब्द वाला जो कंसेप्ट लगाते थे पहले वो नहीं लगेगा। ओके, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ क्रिया के बारे में ही पूछ रहा हो, जैसे लिखना, खाना, पढ़ना और रोना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक क्या शब्द होता है। ठीक है, जब क्रिया से हम प्रश्न करते हैं तो क्या शब्द होता है, और अगर उसमें हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं किसी वस्तु का, मतलब किसी न किसी वस्तु की कल्पना कर पा रहे हैं, इमेजिनेशन कर पा रहे हैं किसी वस्तु की, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि अब देखो इसी पे अप्लाई करते हैं। राम लिखता है, हम पूछेंगे राम क्या करता है, नहीं मतलब राम क्या लिखता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न करना होगा, राम क्या लिखता है। तो हम लोग सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि या तो बुक लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा, कुछ भी, मतलब इस तरीके का जो लिखने की सामग्री या लिखने की किसी वस्तु को इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, राम खाता है तो कुछ ना कुछ कोई वस्तु तो खा रहा होगा, जैसे आम खाया उसने या कुछ भी, जो भी खाना या किसी न किसी वस्तु, मतलब खाने की कोई वस्तु खा रहा होगा। ठीक है, राम पढ़ता है तो अब इसमें भी हम कल्पना कर पा रहे हैं कि कोई ना कोई बुक पढ़ रहा होगा। ठीक है, कोई पत्र पढ़ रहा होगा, कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा। ठीक है, कोई जर्नल पढ़ रहा होगा, ये सारी चीजें। अब राम रोता है, राम क्या मतलब जहां क्या रोता है, अगर हम लोग इसमें प्रश्न करें क्या रोता है तो इसमें आंसर नहीं आ रहा है ना। तो रोना एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम क्या का आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रोना
जो रोना वाला एग्जाम्पल है, जैसे राम रोता है, ये क्या हो गया है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो गया हमारा, डी आंसर हो गया है। ठीक है, डी आंसर हो गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग बढ़े। अब देखो, अब हम लोग को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं। मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग इनको अच्छे से मतलब अंतर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो गाइस, एक तो जब क्वेश्चन हम लोग को, जब प्रश्न में मुख्य कर्म या गौण कर्म, हमेशा कोई भी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण आए, इसमें आप लोगों को सकर्मक या अकर्मक छांटने की बात नहीं है। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई ना कोई द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देगा और उसमें आपको बोलेगा कि मुख्य कर्म या गौण कर्म को छांटो। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया और उसने बोला निम्न में से गौण कर्म है। ठीक है, तो वो चीज बता रही हूं। देखो, क्रिया से 3 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, 3 प्रकार से क्रिया से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे क्या होगा उसमें, पहला प्रश्न कौन, क्या और किसे। ठीक है, कौन जो प्रश्न करते हैं हम लोग, वो उसका आंसर हमें कर्ता देता है। ठीक है, मतलब उसका आंसर जो होगा वो कर्ता के रूप में मिलेगा। ठीक है, और क्या और किसे दोनों ही कर्म का आंसर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कर्म में भी कौन सा कर्म गौण है और कौन सा कर्म मुख्य कर्म है, क्या और किसे के अनुसार। तो क्या और किसे है ना। अब क्या और किसे का हम लोग को पता है कि कर्म का आंसर करेगा, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों ही, जो क्या का आंसर आएगा और किसे का आंसर आएगा, दोनों ही कर्म होंगे। पर कर्म कौन कौन से होंगे, देखो, क्या शब्द जिसके लिए यूज होगा वो निर्जीव कर्म के लिए यूज होगा हमेशा ही। ठीक है, और किसे यूज होगा, सजीव कर्म के लिए। ठीक है, जो निर्जीव कर्म होगा वो सदैव ही मुख्य कर्म या प्रधान कर्म कहलाता है। ठीक है, जो निर्जीव कर्म होगा, निर्जीव मतलब कोई ना कोई जो वस्तु यूज हो रही होगी वाक्य में। ठीक है ना, वो चीज होगी निर्जीव होगी, मतलब उसमें जीवन, निर्जीव मतलब समझते हो ना, निर्जीव और सजीव। तो निर्जीव जो वस्तु होगी वो हमेशा मुख्य कर्म माना जाता है या प्रधान कर्म। ठीक है, कर्ता से दूर होगा, कर्ता जो शब्द होता है उससे दूर होगा और क्रिया के जस्ट पास में होगा। वाक्य में पहचानने का तरीका है कि कर्ता से तो वो दूर होगा और क्रिया के जस्ट पास में होगा। वैसे ही किसे का जो आंसर होगा वो सजीव कर्म के लिए यूज होगा, और सजीव कर्म में गौण कर्म कहते हैं। सजीव कर्म को हम गौण कर्म कहेंगे, और कर्ता के पास होगा, कर्ता के तो बिल्कुल पास होगा और क्रिया से वो दूर होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने इसको सबको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया, राम ने गरीबों में कंबल बंटवाए। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि राम यहाँ पे है, कर्ता है। ठीक है, गरीबों और कंबल 2 कर्म है। ठीक है, और बंटवाए यहाँ है, ये क्रिया है। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे हमने क्या किया, राम ने कंबल बंटवाए, भैया बंटवाए तो क्रिया है। ठीक है, अब राम मतलब कौन बंटवा रहा है, कंबल बंटवाने वाला इंसान कौन है, तो कौन का आंसर आया यहाँ पे। ठीक है, किसे बंटवाया, मतलब किस में बांटी है, कंबल किस में बांटी है, जो सजीव कर्म है वो गरीबों। ठीक है, और वैसे ही क्या बंटवाया, जो वस्तु है वो है क्या का आंसर कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, किसे और क्या, राम के जस्ट पास में क्या आया है, सजीव कर्म। आई बात समझ में। अब देखो, अभी हमने देखा था कि सजीव कर्म हमेशा कर्ता के पास होगा, तो कर्ता के जस्ट पास में है जो सजीव कर्म होगा। ठीक है, और कर्ता से जो दूर होगा, जो क्रिया के पास में है, वो होगा हमेशा निर्जीव कर्म। आई बात समझ में। तो आपको अगर मुख्य कर्म और गौण कर्म में छांटना है, तो मुख्य कर्म क्या होगा, जो निर्जीव वाली वस्तु होगी वो मुख्य कर्म होता है। ठीक है, और जो सजीव वाली वस्तु होगी, सजीव वाली वस्तु नहीं, सजीव जो इंसान होगा या सजीव जिस सजीव प्राणी की बात हो रही होगी, वो होगा हमारा गौण कर्म। ठीक है, आई बात समझ में। आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है कि गौण कर्म और मुख्य कर्म या प्रधान कर्म को छांटिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप इस तरीके से कर लेंगे। अब भैया दूसरे चीज पे पढ़ते हैं, क्या और किसे का जवाब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिले, अर्थात कोई वस्तु हम इमेजिन कर सकें, तो क्रिया सदैव सकर्मक होगी। जैसे कि हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा था कि राम लिखता है, राम पढ़ता है, राम रोता है। ठीक है, तो रोने में हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी वस्तु या क्या क्वेश्चन का इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, क्या का हम लोग को उत्तर नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर सदैव जब क्या का आंसर हमें नहीं मिले
तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और अगर क्या का आंसर हमें मिल रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है, तब तो हम वैसे ही छांट देंगे। और अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हमें इमेजिनेशन के थ्रू आंसर मिल रहा है क्या का, तो वो सकर्मक क्रिया के अंदर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हमने ये दो कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ गाइस, एक चीज है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पे काफी सारे मतलब वीडियोस हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस हैं कि किस पे, मतलब किस इंसान पे जोर आ रहा है या कर कौन रहा है, कर्ता पर सीधा सीधा जोर पड़े तो वो सदैव ही अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इस तरीके से। और एक था सकर्मक के लिए छांटने वाला था कि कोई भी वस्तु कम हो रही है या खत्म हो रही है तो उसके लिए सकर्मक क्रिया यूज होती है। गाइज, ये वाला हम चीज जो वस्तु खत्म हो रही है या फिर किसी भी चीज को मतलब कम हो रही है, खत्म हो रही है, उसके लिए सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज फिर भी अप्लाई होती है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, परंतु उसको बिल्कुल भी याद मत रखना कि अकर्मक क्रिया उसमें होगी कि अगर कर्ता पर पूरा पूरा जोर कर्ता पर पड़ रहा है। अगर पूरा पूरा जोर कर्ता पर पड़ रहा है तो वो एक अकर्मक क्रिया होती है। ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। मैं कैसे बता रही हूँ भैया क्यों अप्लाई नहीं होगा? देखो, ये अप्लाई इसलिए नहीं होगा कि यहां जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, देखो देखो गाइज, ये क्वेश्चन करा हमने, राम लिखता है, राम खाता है, राम पढ़ता है और राम रोता है। इस पे पूरा पूरा जो जोर है वो सारे चारों वाक्य में ही कर्ता पे ही पड़ रहा है। ठीक है, उसमें बोलते हैं कि जोर किसको आ रहा है भैया, जैसे कि उसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहन दौड़ता है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, मोहन सड़क पर दौड़ता है, अभी भी मोहन को ही जोर आ रहा है तो वो अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है गाइज, ये नहीं लगेगा हमेशा, जैसे कि क्योंकि देखो, राम लिखता है, राम को ही जोर आ रहा है, राम खाता है, इसमें भी राम को ही जोर आ रहा है। ठीक है, पूरा पूरा प्रभाव कर्ता पर है। राम पढ़ता है और राम रोता है, कर्ता पे ही तो है ना चारों का प्रभाव। तो परंतु फिर भी हम लोग ये देखेंगे कि क्या का इमेजिनेशन हम सिर्फ रोने में नहीं कर पा रहे हैं। ये रोने वाली जो क्रिया है, रोना जो क्रिया है, उसमें हम क्या का इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये अकर्मक हुआ है। और बाकी तीनों सकर्मक है, परंतु अगर वो हम अप्लाई करने जाएंगे तो ये चारों के चारों ही अकर्मक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उस कंसेप्ट को बिल्कुल याद मत रखना। ठीक है, ये मैंने अप्लाई करके देखा है, क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग जबकि, और पता है, वो जो वीडियो मैं जो बता रही हूँ वो मेरे भी इंस्पिरेशन है, मुझे वो बहुत मतलब काफी ज्यादा इंस्पायर्ड करते हैं। परंतु हर इंसान की छोटी मोटी गलतियां होती है भैया, मुझसे भी गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां हैं, परंतु फिर भी बस ये चीज है कि हाँ, वो वाला एक जो छोटा सा कंसेप्ट है वो हम लोग को अप्लाई नहीं करना चाहिए। जबकि सकर्मक क्रिया वाला जो कंसेप्ट है कि कोई भी चीज कम हो रही है या खत्म हो रही है, वो बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, उससे हम लोग को पता लगाया जा सकता है, हम पता लगा सकते हैं उसमें कि सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, ओके गाइज, परंतु अकर्मक क्रिया वाला वो अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ थे, हमारे ये दोनों कंसेप्ट कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। अब भैया एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे, देखो पहला एग्जाम्पल है, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अब देखो मैंने बताया लिखना, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, हम सोच सकते हैं कि क्या लिख रहा होगा। ठीक है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में भी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, खाने में कुछ ना कुछ खा रहा होगा, परंतु हंसने में कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, मतलब हंसने में हम इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे ना। तो उसी तरीके से जैसे हंसना है, रोना है, सुस्ताना, जैसे वह कई देर से सुस्ता रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी भैया, इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया बी हो जाएगी। बिना सोचे समझे आराम से हम लोग कर सकते हैं इसमें कि ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सकर्मक क्रिया छांटिए। अब देखिएगा, इस कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, व्यक्ति छाया में खड़ा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और राम लिखता है। देखो, दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। खड़ा है, क्या खड़ा है, नहीं आंसर मिल रहा है। इमेजिनेशन भी हम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या खड़ा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। क्या उड़ते हैं, ठीक है, मतलब क्या उड़ता है। अगर हम लोग देखें कि उड़ने में कोई इमेजिनेशन कर पा रहे हैं हम लोग, कोई वस्तु का, किसी भी वस्तु का इमेजिनेशन हो पा रहा है, नहीं ना। राम लिखता है,
राम लिखता है में कुछ ना कुछ वो पुस्तक लिख रहा होगा, कुछ भी लिख रहा होगा, तो लिखने में हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सकर्मक क्रिया में क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि जो हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक बड़ा वाक्य होगा जिसमें कुछ एक्स्ट्रा शब्द होंगे, वो हम लोग सकर्मक छांट देंगे, और छोटा वाक्य है अगर सिर्फ क्रिया है, जैसे देखो लिखना इसमें क्रिया है और राम इसमें करता है, तो लिखना और करता, भैया कर्म तो इसमें है ही नहीं दिखने में, तो ठीक है। तो अब हम लोग जब बड़े हो चुके हैं तो अब हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा शब्द कहाँ गया, इसमें तो शब्द ही नहीं है, ये नहीं कर सकते। हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कर्म छुपा हुआ हो सकता है, जैसे इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो एक्स्ट्रा शब्द दिए गए हैं, जो हम लोग को हमेशा से कर्म लगते आए हैं, वो कर्म नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है। जैसे कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, ये भैया कंफ्यूज करने के लिए था, ठीक है। पर दौड़ना में क्या का हम अप्रत्यक्ष रूप से हमें कोई कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको सकर्मक, मतलब हम लोग इसको छांट देंगे, सकर्मक क्रिया नहीं होगा हमारा ये, ठीक है। वैसे ही व्यक्ति छाया में खड़ा है, छाया शब्द तो दिया है उसने एक्स्ट्रा से, परंतु कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखो निम्न में से हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ गया ये समझ में, ठीक है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब कौन सी छांटनी है हमें भैया, सकर्मक क्रिया छांटनी है। तो बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखो गाइस, इसमें आपने अगर देखा हो तो उड़ना क्रिया, पहले उड़ना देखा था, तो क्या मतलब क्या का आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। परंतु कोई वाक्य अगर ऐसा आ जाए जिसमें क्या का आंसर प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ हो, हमारे आंखों के जस्ट सामने ही हो, तो उसके अंदर तो हम लोग को कर्म जब दिख ही रहा है सामने, तो वो सकर्मक क्रिया ही होगा। तो देखो गाइस, बालक उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, वस्तु का इमेजिनेशन। जो मैं बार बार बता रही हूं कि इसमें वस्तु का अगर इमेजिनेशन कर पा रहे हैं हम, तो वो सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। और अकर्मक क्रिया नहीं है, छांटना ही हमें सकर्मक ही है, ठीक है। तो बात ही खत्म हो जाती है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। परंतु फिर भी हम लोग और सारे एग्जाम्पल्स को भी डिस्कशन कर ही लेते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स पे भी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं, वाक्य को तो इतना बड़ा बनाया गया है, हम लोग सोचेंगे इसमें तो पक्का कर्म कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, इतना बड़ा वाक्य है, कोई ना कोई तो शब्द कर्म होगा ही होगा। नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए इतना बड़ा वाक्य को कर दिया गया है। देखो, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। हंसने में क्या जो मतलब क्वेश्चन है, उसका आंसर हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं। इसमें हम कोई वस्तु का इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा सकर्मक क्रिया नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, बालक गहरी नींद में सो रहा है, तो सोना जो क्रिया है, क्या सो रहा है। अगर हम पूछें बालक क्या सो रहा है, तो इसमें कोई आंसर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें हम अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं सोच पा रहे हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, चाहे छाया में सुस्ता है चाहे कहीं भी सुस्ता है, क्या सुस्ता रहा है, इसका आंसर तो नहीं मिल रहा है ना, तो हमेशा क्या का आंसर मिलेगा, क्या का आंसर इसमें हमेशा मिलता है। और अगर सजीव कर्म दिया हुआ होगा तो किसे का आंसर भी मिलेगा, ठीक है ना। अब ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या छांटना है भैया, द्विकर्मक क्रिया छांटना है, ठीक है, मतलब जिसमें दो कर्म हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने एक रोचक कहानी पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी, कहानी पढ़ी, एक कर्म मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। वह दिन रात परिश्रम करता है, क्या करता है, परिश्रम करता है, एक कर्म है भैया, ठीक है। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, क्या दिया, पुस्तक दी, और किसे दी, अपने साथी को दी। मतलब इसमें सजीव कर्म और निर्जीव कर्म दोनों है। तो अब अगर सजीव कर्म भी है और निर्जीव कर्म भी है, तो ऑब्वियसली हमने देख लिया कि कर्म तो दो है ना इसमें, ठीक है। अब देखो, मैंने दुकान से फल खरीदे। अब भैया हम लोग को दिखने में तो ये भी लग रहा है कि फल और दुकान दो चीजें हैं, परंतु हम क्या प्रश्न पूछेंगे, मैंने दुकान से फल खरीदे, क्या खरीदे, फल खरीदे, और किस से नहीं, मतलब किस इंसान से नहीं, किसे खरीदे, नहीं ना,
मतलब इसमें किसे का आंसर नहीं आ रहा है ना, सजीव कर्म। देखो दुकान, इसमें सजीव इंसान थोड़े ही है, पहले से ही जब निर्जीव कर्म आ चुका है तो दूसरा वाला जो चीज आएगी वो हमेशा सजीव कर्म आएगा, ठीक है। दो निर्जीव कर्म नहीं होंगे। तो हम लोग देखो, तो इसके अंदर इसलिए हम लोगों ने ये छांटा कि दुकान यहाँ कर्म नहीं है, दुकान यहाँ कर्म का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही कर्म है, फल। आई बात समझ में? तो इसमें एक कर्म है फल, इसमें दूसरा कर्म है, इस वाले में है परिश्रम, इस वाले में है कहानी, और इसमें कौन कौन से कर्म है? पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। और किसे दी? अपने साथी को दी। तो इसमें दो कर्म हो गए। तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा हुआ भैया? इसमें द्विकर्मक का उदाहरण हो गया सी, हमारा ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक में मैंने आपको बोला था कि हमेशा उसमें इंस्पिरेशन काम करेगी, कि कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी न किसी से करवा रहा है। अब देखो हंसाना मतलब खुद थोड़ा ना हंस रहा है, किसी न किसी को हंसा रहा है, ठीक है भैया, प्रेरणार्थक है। जगाना, किसी और को जगा रहा है ना, तो जगाना भी क्रिया प्रेरणार्थक है। भूलना, देखो भुलाना या भुलवाना नहीं है, यहाँ भूलना है। भूलना मतलब वो खुद भूल रहा है, मतलब कर्ता खुद कार्य कर रहा है, ठीक है। और लिखवाना मतलब किसी और से लिखवा रहा है। तो कोई भी और से कार्य करवाए, क्या कर्ता खुद कार्य नहीं करे, तो वो सदैव प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसमें क्या है? भूलना क्रिया खुद कार्य कर रहा है, खुद कर्ता कार्य कर रहा है, तो इसमें भूलना क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक नहीं है। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा सी। ओके गाइज, इस तरीके से हमारा क्रिया का टॉपिक कंप्लीट होता है और हम लोग ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं और बहुत हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किए। ये पांचों के पांचों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे प्रेरणार्थक का क्लियर कर दिया, अकर्मक क्रिया नहीं है कैसे छांटते हैं, ठीक है, सकर्मक को कैसे छांटना है, इस तरीके से। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हमेशा ही वीडियो को, अगर आपको कंसेप्ट रियल में क्लियर करने हैं तो वाक्य को क्या हम लोग मतलब पूरा जो हमारा वीडियो है उसे हमें एंड तक देखना चाहिए। ओके गाइज, आपसे यही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में एक घंटी का बटन आएगा, उसको भी टंग करके बजा दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।